हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, सलीम शेख के नाम से 19 अगस्त की रात 11:55 की मुंबई की टिकट्स तो बुक है सर, लेकिन इस बंदे ने फ्लाइट तो ली ही नहीं। 19 अगस्त की रात मुंबई के लिए सिर्फ एक ही फ्लाइट थी 11:55 की। उसके बाद कोई फ्लाइट थी ही नहीं। लगता है सलीम शेख एयरपोर्ट पहुंचे ही नहीं। निशा जी, आपके पति सलीम मुंबई किससे मिलने जा रहे थे? जी वो तो उन्होंने हमें बताया ही नहीं। सर, अपने बिजनेस के काम से ही जा रहे होंगे अब्बू। मिराज जी, आपको कुछ बताया था आपके छोटे भाई ने? जी नहीं जनाब, हमें तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सलीम 2 दिनों तक किसी से बात ना करे, फोन ना करे, ऐसा कभी हुआ नहीं। उनकी 23 तारीख की रिटर्न टिकट है। कहाँ से रिटर्न होंगे जब मुंबई गए नहीं तो? शायद उनकी फैक्ट्री में किसी को कुछ मालूम हो। मुंबई में उनका क्या प्रोग्राम था, किस पार्टी से मिलने वाले थे? हमने फैक्ट्री में भी फोन लगाया पर वहां पर भी किसी को कुछ नहीं पता और उनका फोन अभी तक बंद आ रहा है। निशा जी, अगर उन्होंने फ्लाइट ली होती और उनका फोन बंद आता तो हम ये कह सकते थे कि मुंबई पहुंचकर उनका फोन चोरी हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा या फिर ऐसा कुछ। लेकिन उन्होंने फ्लाइट ली नहीं, तो जाहिर सी बात है कि किसी टेक्निकल कारण की वजह से उनका फोन स्विच ऑफ नहीं है। माजरा को सीरियस है। सर, मुंबई में तो हमारे बहुत सारे रिटेलर हैं। अब उनमें से कौन से वाले के साथ मीटिंग थी ये तो मुझे पता नहीं। तो किसे पता होगा? सर, सलीम भाई कट टू कट बात करते हैं। अब जितना जरूरी हो उतना ही बोलते हैं। अब अगर मुझे नहीं बताया तो किसी और को भी बताया नहीं होगा। भाभी जी ने भी फोन करके पूछा था। अम्मी, प्राइवेट कैब थी या लोकल टैक्सी? हमें नहीं पता तनवीर। कलर क्या था टैक्सी का? तनवीर, जब हमने देखा ही नहीं तो हम बताएं कैसे? हेडलाइट ऑन थी, ना हम कलर देख पाए और ना ही नंबर। अल्लाह हाफिज। पहुंचते ही एसएमएस कर दीजिएगा। हमेशा तो करता हूँ। टैक्सी थी, बस हम इतना ही समझ पाए। उनकी रेगुलर टैक्सी थी, किसी खास जगह से बुलवाते हैं? जी वो तो हमें नहीं पता। मिराज साहब, आप अपने छोटे भाई सलीम के साथ बिजनेस में पार्टनर हैं? जी नहीं जनाब, हमारा फर्नीचर का शोरूम है। और आपका भी मुंबई आना जाना होता है? हमारा तो नहीं होता, लेकिन सलीम का होता है। वो अक्सर अपने काम से मुंबई आ जाया करता है। देखिए, 19 तारीख की फ्लाइट थी, उन्होंने नहीं ली। 20 तारीख की जितनी भी फ्लाइट थी उनमें वो नहीं गए, तो जाहिर सी बात है कि वो मुंबई नहीं गए। कम से कम फ्लाइट से तो नहीं गए। सर, अब्बू घर से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कुछ हो गया हो और हमें पता ही नहीं? सलीम शेख, उम्र 39, कद 5 फुट 10 इंच। आखिरी बार अपने घर के बाहर एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी में बैठते देखा गया था। टैक्सी नंबर पता नहीं है। सफ़ेद शर्ट और ग्रे पैंट पहनी थी। एक किंग साइज काला सूटकेस था साथ में। 19 की रात यहीं मंजिल बाग कोठी नंबर 43 से पिक था। साहब, हर एक ड्राइवर को पूछना पड़ेगा किसको बुलाया था। अब डायरेक्ट बुलाया है ये भी तो हो सकता है ना साहब। पता करो हरीश, कौन सी टैक्सी, कौन ड्राइवर था। गाड़ी का नंबर नहीं है हमारे पास। टैक्सी और ड्राइवर का पता चलते ही तुरंत मुझे या साहब को फ़ोन करो। ठीक है साहब। तो कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई लूटपाट की वारदात नहीं? रिपोर्ट तो नहीं हुआ है सर। सलीम के फ़ोन रिकॉर्ड 1 घंटे में हमारे हाथ में होंगे। और ये किडनैपिंग का केस भी नहीं लगता, क्योंकि अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया है। एक काम करो, सलीम का कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं उसकी स्कैनिंग शुरू करो। पता तो चले कि मुंबई किससे मिलने जा रहा था और क्यों नहीं जा पाया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अब्बू, टैक्सी स्टैंड पे काफी लोगों को पूछा, पर किसी को भी ये नहीं पता कि चाचा जान ने कौन सी टैक्सी ली है। सलीम का फोन अभी भी बंद आ रहा है। क्या हुआ होगा पता नहीं। अब्बू कभी भी अपना फोन इतनी देर तक स्विच ऑफ नहीं रखते हैं, और रखा हो फिर भी क्यों रखा होगा? दिमाग पर जोर दे जरा। सलीम भाई ने मुंबई जाते वक्त कुछ तो कहा होगा कि वो कहाँ और किससे मिलने जा रहे हैं। जमीला भाभी, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने बिजनेस की कोई बात हमें बताई हो? तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुंबई किससे मिलने जा रहे थे?
हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भाई आपने फ़ोन किया ना, पहले आप बताओ कौन बोल रहे हैं? पुलिस सब इंस्पेक्टर विवेक जोशी। नमस्ते साहब, मैं सतीश तांबे। सलीम शेख से आपकी 17, 18, 19 अगस्त तीनों दिन बात हुई थी। जी जी, उसके पहले भी बात हुई है। 20 की सुबह वो मुझे यहाँ मुंबई में 9 बजे मिलने वाले थे, पर वो आए ही नहीं। उनका फ़ोन भी बंद है तब से। क्यों मिलने वाले थे आपसे? सर मैं प्लास्टिक की चीज़ों का होलसेलर हूँ और वो मैन्युफैक्चरर है, इसलिए। 19 तारीख के बाद उन्होंने आपसे किसी भी तरीके से कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं सर, मैं उनके फैक्ट्री का माल खरीदने वाला था और हमारे बीच सप्लाई और पेमेंट की डील होने वाली थी, पर वो आए ही नहीं। दुश्मनी? वो भी अब्बू की? ना जी ना, वो ऐसे आदमी है ही नहीं जो किसी से दुश्मनी करे या बैर रखे। वो बस अपने काम से मुंबई जा रहे थे। लेकिन गए नहीं ना निशा जी। हमने मुंबई में उनके एक क्लाइंट से भी बात की जिनके साथ उनकी एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। हमने एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी देखी, ये सोचकर कि शायद उन्होंने किसी और नाम से टिकट बुक की हो। कोई और नाम से? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? ऐसा क्यों करेंगे अब्बू? तुम्हारे अब्बू गायब भी क्यों होंगे तनवीर? तनवीर, मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बू के साथ कुछ हुआ है। क्या? देखिए निशा जी, अगर किडनैपिंग हुई होती तो फिरौती के लिए कॉल आता। घर से एयरपोर्ट के रास्ते में अगर कोई लूट वूट की वारदात हुई होती तो वो रिपोर्ट होती। और हैरत की बात यह है कि कोई भी लोकल या प्राइवेट टैक्सी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है जो कि उन्हें घर से एयरपोर्ट तक लेकर गई हो। आप जरा खुलकर कहेंगे आप लोग क्या सोच रहे हो? निशा जी, 3 दिन से आपके शौहर लापता है। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ गंभीर हुआ है। उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई अफेयर, कोई बदला लेना चाहता हो। हमें कहने की जरूरत नहीं है हवलदार साहब। सलीम भाई हमारा अच्छा ही चाहते हैं, हमेशा हमारा भला ही किया उन्होंने। ईद हो या दिवाली, हमेशा दिलदारी से हाथ खोलकर बोनस दिया है, और छुट्टियां भी। आप सब लोग ये बताओ, सलीम शेख को अगर कहीं बाहर जाना हो तो किसकी टैक्सी मंगवाते थे? कोई था रेगुलर टैक्सी वाला? The number you have called is currently switched off. सर, सलीम के कॉल रिकॉर्ड से किसी टैक्सी ड्राइवर या किसी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर का नंबर नहीं मिला। बस एक ही नंबर था, 44678987, जिससे सलीम की लास्ट बात हुई थी। आउटगोइंग कॉल था और ये नंबर स्विच ऑफ है। डिटेल्स मंगवा रहा हूँ। विवेक, मुझे लगता है कि नंबर ही हमारे केस की चाबी होगी। शायद मिसेस सलीम यानी कि निशा शेख से देखने में कोई भूल हुई है। पिकअप के लिए जो गाड़ी आई थी शायद वो टैक्सी थी नहीं, बल्कि कोई प्राइवेट गाड़ी रही होगी। जी उन्होंने ही कहा था कि टैक्सी बुक कराई है। पर निशा जी, क्या आपको यकीन है कि आपने जो गाड़ी देखी थी वो टैक्सी थी? एक्चुअली हमने अब्बू से कहा था कि हम ड्रॉप कर देते हैं आपको अपनी गाड़ी में, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब्बू, टैक्सी क्यों? हम ड्रॉप कर देते हैं ना। अरे हमने सोचा इतनी रात गए, तुम कहाँ अकेले वापस लौटोगे, इसलिए हमने टैक्सी बुक करा दी, बस आती ही होगी। वापसी की टिकट कब की है जी? 23 की है। वो मुंबई की एक पार्टी से अचानक ही मिलने का प्लान बन गया, इसलिए तुम लोगों को ठीक से पहले बता नहीं सके। निशा जी, एक नंबर है 44678987। इसी नंबर पर आखिरी फ़ोन सलीम जी ने किया था और उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने की आखिरी लोकेशन ऊपरगंज है, जो कि आपके घर और एयरपोर्ट के बीच में पड़ता है। सही किसका नंबर है? पता कर रहे हैं, फिलहाल स्विच ऑफ है, आपके शौहर के फ़ोन की तरह। और इन दोनों नंबर का स्विच ऑफ होना हमें इस बात पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है कि आपके शौहर के गायब होने और इस नंबर के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। निशा जी, मिराज जी, हमने शहर के हर लोकल और प्राइवेट टैक्सी सर्विस के साथ चेक किया है, लेकिन किसी का भी पिकअप उस रात आपके घर से नहीं था। निशा जी, एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, जो गाड़ी आपने देखी थी क्या वो वाकई में टैक्सी थी या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी? अगर टैक्सी नहीं थी तो निशा टैक्सी क्यों कहेगी? और सलीम ने अगर कोई टैक्सी बुक नहीं की थी तो वो झूठ क्यों बोलेगा? शायद मुझे इसलिए लगा होगा कि टैक्सी आई है क्योंकि तनवीर के अब्बू ने कहा था कि टैक्सी बुक कराई है। सर, सलीम की लास्ट बात जिस नंबर पर हुई थी फर्जी है और ये नंबर जिस आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है उसकी भी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। मतलब नाम भी फेक है और जाली नंबर का इस्तेमाल किया जाना हमारे लिए सबसे पहला सुराग है कि कोई सीरियस क्रिमिनल कांड प्लान किया गया है और उसे अंजाम भी दिया गया है। और सर, ये नंबर 44478987, इस नंबर पर सिर्फ एक ही बार कॉल आया सलीम का, और वो भी 19 अगस्त की रात को फ्लाइट के पहले। उससे बात करने के बाद 5 दिन हुए। सलीम की तरफ से खामोशी रही है सर। विवेक, इंसान खामोश कब होता है
या तो तब जब वो खुद मुंह बंद रखना चाहता है, या फिर तब जब उसकी आवाज को घोंट दिया जाता है, उसे बोलने ही नहीं दिया जाता। रोज झिकझिक होती है घर में, रोज दिमाग शोर मचाता है और हम बस भाग लेते हैं घर से। दिमाग में शोर तब तक खामोश नहीं होता जब तक हम ठेके से अपने लिए एक देसी का खम्बा नहीं खरीदते और अपने अड्डे नहीं जाकर पहुंचते। पूरी बोतल उतार देते हैं भेजे में, तब जाकर शोर धीरे 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 कम हो जाता है। फिर नींद आती, गहरी नींद आती और बस यहीं फैल जाते हैं। हर रोज सुबह घर लौटते हैं साहब हम। आज सुबह जब हम लौट रहे थे तो हमने झाड़ियों में ये सूटकेस देखा। ये कहीं वो मिसिंग पर्सन तो नहीं है जिसकी डिटेल्स हमारे पास मंजिल बाग पुलिस स्टेशन से आई थी? हाँ साहब, लग तो वही रहा है। बॉडी हमें नुपुरगंज में मिली, काले सूटकेस में, एयरपोर्ट के पास। सर आप ये क्या कर रहे हो? हमारी कार की फोटो क्यों ले रहे हो? आप लोग हम पर शक कर रहे हो? हाँ, मर्डर केस है, हर कोई शक के दायरे में। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें अभी अभी खबर मिली है कि हमारे भाई का इंतकाल हुआ है और आप हमें से इंक्वायरी कर रहे हैं? सीधे सीधे हम पर शक कर रहे हैं आप? मिराज जी, सबसे पहली बात ये कि इंतकाल कैसे हुआ। कत्ल का कारण, कत्ल का कारण जानना हमारा फर्ज है और इस वक्त आपका भी ये फर्ज है कि आप चुपचाप सीधी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करें। फरमाइए। 3 BHK फ्लैट आपके और सलीम के जॉइंट नाम पर है, किराए पर है। तो किराए के पैसों के लिए हमने हमारे भाई का कत्ल करवा दिया। हिस्ट्री क्या है इस फ्लैट की? कोई हिस्ट्री नहीं है जनाब। हमारी पुश्तैनी कोठी थी जिसे हमने बेच दिया और उसके जो पैसे आए उससे हमने ये फ्लैट खरीदा और उसका जो किराया आता था वो हम आधा आधा बांट लेते थे। और अब आपको ये किराया बांटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके भाई की बेवा और उसका 20 साल का बेटा आपके खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। महज 25,000 रुपए महीने के लिए हम हमारे सगे भाई का कत्ल करवा देंगे? मिराज जी, किराया तो महज फसल है, असल मसला तो जमीन का है। नहीं, शहर के सबसे पॉश इलाके में 3 BHK का फ्लैट, उसकी कीमत कोई जेब खर्ची तो नहीं होगी ना? सगा भाई था हमारा, हमारा खून, कत्ल हुआ है उसका। और आप हैं कि हमारे और उसके बीच कुरेद कुरेद कर दुश्मनी ढूंढ रहे हैं जबकि वहां पे कुछ है ही नहीं। तो फिर कहां पर है मिराज जी? बिजनेस से कोई दुश्मनी नहीं, हर कोई कह रहा है कि नेक आदमी थे, ईमानदारी से बिजनेस करते थे, किसी अफेयर के बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस ट्रिप पर निकले सलीम शेख को एयरपोर्ट के रास्ते पे ही कत्ल कर दिया गया और उसकी नाक काटकर उसी सूटकेस में रख दी गई जिसमें उसकी लाश मिली? यूजुअल सर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, थोड़ा कैश, मोबाइल फोन, यही सब कुछ रहा होगा अब्बू के पॉकेट में। हमें सूटकेस में सिर्फ उनकी लाश मिली और उनकी कटी हुई नाक जो हमने हॉस्पिटल में जुड़वा दी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसा कौन कर सकता है तनवीर? क्या ये वो गाड़ी थी जिससे आप टैक्सी समझ बैठी थी? मुझे याद नहीं मैडम। क्या इज्जत आबरू वाला कोई मसला हुआ था कभी? मतलब आपके शौहर ने किसी की बेइज्जती की हो? सर, लूट चोरी मर्डर के सारे हिस्ट्री स्टेटस का राउंड अप लिया, एक एक को तोड़ा।
लेकिन किसी का हाथ सलीम शेख मर्डर केस में दिख नहीं रहा। और गहराई में जाकर खंगालो धीरज। देखो, जहां पर विक्टिम का फोन स्विच ऑफ हुआ वहीं से उसकी लाश मिली। सूटकेस में नाक कटी हुई। जाहिर सी बात है कि कोई ऑन द स्पॉट लूट या मर्डर का केस नहीं है। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर नजर आ रहा है। हिस्ट्री शीटर्स में से सुपारी किलर्स को अलग से लेके उबालो, कोई ना कोई कुछ जरूर बोलेगा। विवेक, सलीम की नाक काटी गई। कहीं ना कहीं कोई घायल है जिसके मन में सलीम के लिए भयंकर गुस्सा था। और मुझे लगता है कि कोई बिजनेस राइवलरी नहीं बल्कि उसके घर के अंदर की बात है। सर, शेख खानदान के हर सदस्य की फाइल बन रही है। इंस्पेक्टर, हमारी टीम ने मिराज शेख की गाड़ी को डबल स्कैन किया है। कोई भी फॉरेंसिक एविडेंसेस नहीं मिले। बाल, ब्लड, स्किन, कुछ भी नहीं। सूटकेस से कोई क्लू ऑफिसर? कुछ भी नहीं। सलीम के अलावा किसी और तक के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। ऑफिसर, ये कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा काम नहीं हुआ है। हुआ तो है इंस्पेक्टर। कातिल ने ग्लव्स पहने हो सकते हैं। चांसेस कम है। उसके उनके फिंगरप्रिंट शायद इसलिए इरेज हो गए क्योंकि सलीम की बॉडी बिल्कुल टाइट फिट थी अंदर। लेकिन उस बात को तो 14-15 साल हो गए। दुश्मनियां एक्सपायरी डेट के साथ तो नहीं आती ना निशा जी। क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी और आपकी जेठानी मिराज की बीवी जमीला के बीच बिल्कुल नहीं जमती? एक ऐसी रसोई बताइए जहाँ बर्तन नहीं बचते। और हमारी रसोइयाँ तो अलग हो चुकी है। तब से हमारे बीच का तनाव भी मिट चुका है। हमारे बड़े अब्बू और अब्बू काफी करीब थे सर, बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे की। तो फिर बेइज्जत कौन हुआ था तनवीर? तुम्हारे अब्बू की नाक काटकर उनकी बॉडी से अलग कर दी गई। जाहिर सी बात है कोई ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा था कि हमने असली नाक को असल में काट कर दिखा दिया है। ये पैगाम कौन दे रहा था निशा जी? हमें सच में नहीं पता, लेकिन हमारे और जमीला भाभी के बीच के अनबन का हमारे शौहर के कत्ल से कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है? ये हम औरतों के बीच की बात थी। औरतों के बीच की बातें मर्दों के बीच की बनने में कितनी देर लगती निशा जी? और यही वजह नहीं थी कि आप दोनों के शौहर सगे भाई अलग हो गए, पुश्तैनी कोठी बेच दी गई। कमाल की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। अरे एक तरफ तो सलीम भाई के असली कातिलों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप, और ऊपर से हम लोगों को बेवजह ही घसीट रहे हैं। जनाब, हमें जो कुछ भी बताना था पहले ही बता चुके हैं। कोठी क्यों बेची ये तो नहीं बताया आपने। आप दोनों भाइयों की बीवियों के बीच में झगड़ा हुआ था और ये वजह थी कोठी बेचने की, ये तो नहीं बताया आपने। हाँ, बेची थी, लेकिन अगर हम दोनों भाइयों के बीच में कोई झगड़ा होता या कोई अनबन होती तो दोनों साथ में मिलकर को ओनरशिप में वो फ्लैट क्यों खरीदते बताइए? देखिए जनाब, हम दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। जहां तक निशा की और हमारी बात है तो हर घर में देवरानी जिठानी का आपस में झगड़ा होता है। ऊपर से यहाँ मामला कुछ खास था। खास बात? क्या खास बात थी? हम न सिर्फ अलग अलग खानदानों से आई थी, बल्कि निशा का तो मजहब भी अलग था। मतलब निशा मुसलमान नहीं है? जी नहीं, निशा हिंदू थी। देखिए जनाब, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज की तारीख में जमीला और निशा बहनों जैसी। इंस्पेक्टर साहब, शुरुआत में हमारे सास ससुर सलीम भाई की शादी से काफी नाराज थे, लेकिन फिर थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो गया था। तो आपके माँ बाप को निशा कबूल नहीं थी? जनाब, आप तो जानते हैं कि इस शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में रोटी का रिश्ता तो है, लेकिन बेटी का नहीं। और इसलिए जब सलीम निकाह करके निशा को हमारे घर ले आया तब मैं ही था जिसने अम्मी और अब्बू को समझाया था और दोनों को राजी किया था इस निकाह के लिए। उस वक्त अगर ये दखल नहीं देते तो हमारे ससुर ने बिल्कुल पक्का कर लिया था कि वो सलीम भाई को न सिर्फ घर से निकालेंगे बल्कि जमीन जायदाद से भी बेदखल कर देंगे। साहब, ये मिराज की बीवी जमीला सही फरमा रही है। मैंने उनके सारे पड़ोसियों से बात की। कोई हिंदू मुस्लिम एंगल या सालों बाद कोई दुश्मनी निकाली गई हो? साहब, शेख खानदान की तरफ से तो कोई माजरा लगता नहीं है। निशा की साइड से कोई है? अब साहब, निशा की तरफ से तो सिर्फ उनकी बुजुर्ग माँ है, मीनाक्षी भटनागर है, और कोई नहीं है। जी, खबर मिली हमें, हमारे दामाद की हत्या हो गई। तो मीनाक्षी जी, आप गई नहीं अपनी बेटी निशा से मिलने? हर चीज आपके आंखों के सामने हो ये कोई जरूरी तो नहीं है। हम गए थे तब आप नहीं थे। नाखुश थी आप निशा की पसंद से? 21 साल पहले गुस्सा था, बाद में खाक हो गया। आप उस खाक को छानने आ गए हैं। मीनाक्षी जी, सलीम का कत्ल कहीं न कहीं किसी न किसी गुस्से से ताल्लुक रखता है, और हिंदू मुस्लिम शादी ऐसे एक गुस्से की जायज जड़ हो सकती है। ना ना, हिंदू मुस्लिम वाला कोई माजरा ही नहीं था। सलीम के घर वाले पहले मुंह बिचका रहे थे, फिर बाद में ठीक हो गए। कॉलेज में निशा और सलीम एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, अच्छी दोस्ती थी दोनों की। और बात जब शादी तक पहुंची, हमें ऐसी एक बात पता चली जो हमें ठीक नहीं लगी। क्या बात? सलीम पहले से ही शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था। अच्छा?
सलीम पहली बीवी को तलाक देकर निशा से शादी करना चाहता था, पर ये बात हमें अच्छी नहीं लगी थी। पहले तो वो किसी दूसरी औरत का घर तोड़ रही थी, और दूसरी बात यह है कि ये आदमी अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को छोड़ सकता है, तो निशा के साथ भी आप समझ रहे हो ना। विवेक, सलीम के फोन रिकॉर्ड में किसी औरत का नंबर शो हुआ है क्या? नो सर, ज्यादातर कॉल बिजनेस से रिलेटेड थे, सारे मर्द। औरत मतलब सिर्फ निशा के कॉल से। क्या बात है सर, कोई अफेयर वाला एंगल लग रहा है? नहीं, किसी पहली बीवी का पता चला है, और अगर पहली थी तो हो सकता है कोई तीसरी भी हो। शादी नहीं है तो शायद कोई अफेयर हो, और उस पार्टी को सलीम से कोई गिला शिकवा हो, कोई इंसल्ट हुआ हो। वो कहते हैं ना कि नाक कटी हो। बताया नहीं मतलब, हमारे जहन में ही वो बात नहीं आई। निशा जी, जरा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके शौहर का कोई अफेयर चल रहा था और ये बात भी आपके जहन में ना आई हो। ऐसे कोई बात नहीं थी, हमारी लव मैरिज थी, और हमारी लव और मैरिज आखिर तक बरकरार थी। आपके शौहर की पहली बीवी को भी यही एतबार होगा ना। वैसे क्या नाम है इनका, कहाँ रहती है? यही इसी शहर में रहती है, फरजाना नाम है उनका। लेकिन 21 साल पहले ही उनका और हमारे मरहूम शौहर का तलाक हो चुका था। तलाक रिश्तों के बीच होते हैं निशा जी, जज्बातों के बीच नहीं। एड्रेस बताइए इस फरजाना का। मम्मी, कॉलेज जा रहा हूँ। जी, तुम अमजद सिद्दीकी हो गए? जी, लेकिन बात क्या है? और आप फरजाना सिद्दीकी? हाँ। सलीम शेख को खुद मार डाला या फिर किसी को सुपारी दी? 21 साल में एक बार मिलना तो दूर, फोन पर भी कभी बात नहीं हुई उनके साथ, और आप पूछ रहे हैं खुद मारा या सुपारी दी? हम या हमारा बेटा क्यों मारेंगे? उन्हें मतलब ही नहीं बनता सर। सर, वो इंसान हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, पर हमें हमारा फ्यूचर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तो फिर क्यों उसे मारकर एक नया धब्बा अपने सर लेंगे? हमारी बात मानिए सर, हमारे घर में जिक्र भी नहीं होता उसका। हमें या हमारी अम्मी को उस इंसान के लिए कोई गुस्सा, कोई फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं है, बल्कि कोई फीलिंग ही नहीं है। 19 अगस्त को तुम कहाँ थे अमजद? शहर में ही था, सुबह कॉलेज, शाम को दोस्त और फिर घर। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी जब आपने बताया तभी हमें पता चला कि मर्डर हो गया है। फरजाना जी, कितना गुस्सा उमड़ा होगा ना आपके रगों में। 21 साल पहले जब सलीम ने आपको तलाक दिया और निशा से शादी कर ली। अब क्या कह सर, ये सब फिजूल की बातें, बल्कि आप सबके सब मिलकर हमारे साथ एक भद्दा मजाक करें। सर, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, हमें या हमारी अम्मी को उस इंसान के लिए किसी भी तरह का गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं था। चलो अम्मी। और हाँ सर, आज के बाद जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, हमें डिस्टर्ब ना करें। थोड़ा बहुत लो तो हम भी जानते हैं। आज के बाद जब तक कोई अरेस्ट या सर्च वारंट ना हो, हमारे घर ना आए। काफी अकड़े बंदे में। विवेक, अकड़ से ज्यादा नाराजगी है, और जब कोई इस कदर नाराज हो तभी जाकर वो किसी लाश की नाक काट सकता है या कटवा सकता है। इसकी कुंडली निकालता हूं मैं। एक भी डिटेल, एक भी एंगल छूटने ना पाए। इस लड़के के कॉन्फिडेंस के पीछे इसके अंदर उबल रही नफरत का लावा भी हो सकता है। मम्मी, आप यहीं से घर निकल जाओ, मैं कॉलेज चला जाता हूँ। संभल के जाना बेटा, कॉलेज के बाद सीधा घर आना। नहीं यार अशफाक, इस अमजद सिद्दीकी का कोई कनेक्शन ही नहीं लग रहा है। यार कोई फ़ोन बिजी आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि स्विच ऑफ है, फिर ट्राई करता रहे, कुछ ना कुछ कनेक्ट तो हो ही जाएगा। सर, अमजद के फ़ोन रिकॉर्ड्स कुछ बता नहीं रहे। विवेक, यही तो जड़ है इस केस की, कि हत्यारे की आइडेंटिटी की तरफ कोई इशारा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका मकसद पाने की तरह साफ नजर आ रहा है। एक वेल प्लान मर्डर और फिर लाश की नाक काट देना। जाहिर सी बात है कि हत्यारे के अंदर कोई गहरा गुस्सा है किसी बेइज्जती का, और इतना गहरा गुस्सा कई सालों में इकट्ठा हुआ हो सकता है। सर, इधर कॉन्ट्राडिक्शन है। सलीम किसी की बेइज्जती करे
ये बात ज़्यादातर लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। ये जाना जाता था अपने धार्मिक स्वभाव के लिए, मजहबी नमाजी किस्म का आदमी था। पिछले साल हज करके आया था, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, हर साल रोजे रखता था। बस एक ही बात थी शायद जो उसकी फैमिली को खटकी थी या खटक रही थी कि उसकी वाइफ हिंदू है। उसके अम्मी अब्बू सब खिलाफ थे उसके। लेकिन विवेक, वो माजरा तो सॉल्व हो गया था ना, निशा को उसके पेरेंट्स ने कबूल कर लिया था। शायद मजबूरन होगा, दिल का गुस्सा नासुर बनता गया कि मजहब के बाहर शादी कर ली, बिरादरी में नाक कटा दी। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो कातिल शेख परिवार के अंदर से क्यों होना चाहिए? अब इन दोनों भाइयों के अब्बू और अम्मी तो रहे नहीं, तो परिवार में बचा कौन? सलीम का बड़ा भाई मिराज, उसकी बीवी जमीला और उन दोनों का बेटा आमिर। अब हमें मिराज और जमीला के खिलाफ तो कुछ मिला नहीं, तो बचे कौन? खुद सलीम की बीवी निशा। विवेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम और निशा के बीच में कोई अनबन थी, या फिर निशा को यह लगता था कि उसने सलीम से शादी करके गलती की है, या फिर सलीम किसी तरह निशा की बेइज्जती करता था? उनकी लव मैरिज थी सर, निशा कहती अब भी लव था। कहीं ये फरजाना दोबारा तो नहीं दाखिल हुई उनके बीच में? विवेक, को जो लास्ट कॉल सलीम ने किया था वो नंबर ही हमारे केस का क्रैक कोड होगा। आखिर वो शख्स था कौन? खुद खूनी या फिर खूनी का कोई आदमी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम खुद किसी को मारने की फिराक में था, प्लान कुछ बिगड़ गया और खुद मारा गया? लेकिन फिर भी कोई नाक क्यों काटेगा? विवेक, अभी तक एक बात क्लियर है, और वो ये कि सलीम को एयरपोर्ट ले जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं आई थी, बल्कि कोई प्राइवेट गाड़ी में आया था। अब सवाल ये उठता है कि फिर सलीम ने निशा को टैक्सी क्यों कहा, और वो कौन सा शख्स था जो सलीम को एयरपोर्ट ले जाने के लिए आया था? देख, चिल कर और थोड़ा टाइम जाने दे। परफेक्ट तब होगा जब ही सालों को एक भी सिंगल सुराग नहीं मिलेगा, और फिर वो खुद ही केस क्लोज कर देंगे। अम्मी, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। ठीक है बेटा। टैक्सी वाला डाउट सही निकला। जो गाड़ी सलीम शेख को लेने आई थी वो टैक्सी थी ही नहीं। और दूसरा अनुमान जो हम लगा रहे थे कि ये केस किसी की इज्जत उछलने, किसी की नाक कटने से रिलेटेड है, वो भी सच साबित हुआ। और उसके बाद भी हम मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचे, ना ही हम उस तक पहुंचे जिसने इस कत्ल को एग्जीक्यूट किया था। हम उस तक पहुंचे जिसने ये कांड नहीं किया था। नाम बोल। भाई देखो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। धंधे की कसम, नहीं आएगा। अब बोल। देखो, वो किस हद तक की सुपारी में शामिल था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 19 की रात को वो नूपुरगंज गया था, और जिस काम के लिए गया था वो कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब? ये तो मुझे नहीं पता, वो तुम खुद पता कर लेना। आरिफ नाम है उसका, कपूरी बाग थाने के लॉकअप में है, और कल ही किसी चोरी के केस में अंदर हुआ है। सलाम साहब। आरिफ कुरैशी, 19 अगस्त की रात को नूपुरगंज में सलीम शेख का मर्डर तूने किया था? नहीं साहब, हमने नहीं मारा। 44478987 ये फर्जी नंबर तू इस्तेमाल कर रहा था? नहीं साहब, ये नंबर हमारा नहीं है। सुपारी किसने दी थी, किसके लिए दी थी? सलीम शेख के लिए सुपारी मिली थी? साहब आप किसकी बात कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। हम किसी को नहीं मारे साहब। ठीक, हम मारते हैं। पांडे, जरा वो साइलेंसर ले आना। विवेक, अब अगर ये गिड़गिड़ाकर सच भी बोले ना तो सुनना मत। ठोक दो साले को और ले जाके गाड़ दो अपनी यूजुअल जगह पर। मालिक 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 मालिक, एक मिनट। बोल। मालिक, हम मानते हैं कि हम उस रात नूपुरगंज में इंतजार कर रहे थे। हमको मैसेज आने वाला था कि सलीम कौन सी टैक्सी में आने वाला है। तो मतलब सलीम शेख को मारने की सुपारी तुझे मिली थी? सुपारी नहीं साहब, पेशगी।
बाकी का काम होने के बाद मिलना था, लेकिन साहब काम हुआ ही नहीं। वो सलीम वहाँ आया ही नहीं। बाद में हम अखबार में पढ़े कि उसका गेम हो गया। कितनी पेशगी मिली थी? 25,000 रुपया, बाकी 30,000 रुपया काम होने के बाद मिलना था। और सुपारी किसने दी थी? अनुज ने। अनुज कौन? हमको नहीं पता साहब। इसे खत्म करना है। हो जाएगा, पर पैसे वो जो फोन पे बोला था, 25 अभी और 30 काम के बाद। पूरे है ना? हाँ, टाइम और जगह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर 19 को हमको अनुज का फ़ोन आया, बोला आज रात गेम है, एयरपोर्ट के रास्ते सलीम टैक्सी में जाएगा। फिर हम उसको अपना नया नंबर दे दिया। जो तूने जाली बनवाया था इस काम के लिए? जी साहब, लेकिन काम हुआ नहीं। उस रात अनुज का फिर फ़ोन आया। हेलो हेलो, अनुज बोल रहा हूँ। अरे यार, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम टैक्सी का नंबर भेजने वाले थे ना? तुम निकल लो वहां से, काम कैंसिल है। क्यों? अरे कोई क्यों नहीं, बस काम नहीं हो रहा। साले, सलीम के नंबर से कॉल आया था तुझे, सलीम के नंबर से जिसकी मौत हो चुकी है। कौन है अनुज जिसने सलीम के नंबर से तुझे फोन घुमाया? हमको बस इतना पता है कि उसका नाम अनुज है। हमको पहले दिन से उसके नाम पे डाउट हो रहा था कि फर्जी है। ये था? नहीं साहब, वो लड़का था बिल्कुल यंग। ये भी नहीं था साहब। ना, ये भी नहीं था। इसका मतलब ये कि अनुज कोई था ही नहीं। तूने खुद सलीम शेख का कत्ल किया। अब ये बता, किसके नाम को छुपाने की कोशिश कर रहा है और कितना पैसा मिला इसके लिए तुझे? मैं क्यों किसी को छुपा के अपनी जान पे लूंगा? इस अनुज से 2 बार बात हुई थी तेरी? हाँ। दूसरी बार फर्जी नंबर था तेरा। पहली बार कौन सा था? पहली बार भी फर्जी था। नंबर बोल। नंबर याद नहीं साहब, इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया था। और इफ कुरैशी, तुझे भी उसी तरह फेंक देंगे क्योंकि तू किसी काम नहीं आ रहा हमारे। एयरपोर्ट के रास्ते पर मार डालने का प्लान बनाया गया। और ये प्लान वही बना सकता है सर जिसे मालूम हो कि सलीम शेख ये टाइम पर एयरपोर्ट जाने वाला है। यानी कि कोई करीबी, शायद कोई घर का। और आरिफ के हिसाब से वो कोई यंग सा था, शायद तनवीर शेख, सलीम का बेटा। और ये तनवीर शेख शायद आरिफ के सामने आया ही नहीं, इसने किसी और के कंधे पर बंदूक रख के फायर किया है। तनवीर शेख को भी उठा लेता हूँ सर। नहीं विवेक, अभी नहीं। इस तनवीर शेख को स्कैनर पर डालो, पता तो चले कि इसने आरिफ के पास भेजा किसको था और अपने ही बाप को मार डालने की सुपारी इसने क्यों दी। चार दिन से फील्डिंग लगाया बैठा था साहब इस तनवीर के लिए। ये लड़का तनवीर के ही कॉलेज में पढ़ता है। काफ़ी गहरी दोस्ती है दोनों के बीच। कपिल नाम है, कपिल भारद्वाज। हाँ साहब, यही अनुज है। इसे खत्म करना है। हो जाएगा। पूरे है ना? हाँ, टाइम और जगह मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तनवीर को बुलाएंगे जरा। कातिल का पता चला? थोड़ा बहुत पता चला है, बाकी तो तनवीर खुद ही बताएगा। हमें वो गाड़ी मिल गई है जिसमें बैठकर सलीम जी एयरपोर्ट गए थे। निशा जी, आपने तो देखा था ना, वो गाड़ी में ही बैठकर गए थे। तो फिर ये तुम्हारा दोस्त कपिल उर्फ अनुज, वो ये क्यों कह रहा है कि वो गाड़ी में बैठकर गए ही नहीं थे? तनवीर, आने वाले रमज़ान में हमारे और अम्मी के साथ इस बार तुम भी सारे रोज़े रखोगे।
उसका नाम जानवी तिवारी है अब्बू। हमें अच्छी लगती है वो, लव है हमारा। क्या है वो लड़की? अब्बू हमारी क्लासमेट है, कॉलेज और क्लासेस दोनों जगह। क्या है वो लड़की? क्या है मतलब? अब्बू हम कुछ समझे नहीं। हमने पूछा क्या है वो लड़की? वो सीधी सादी लड़की है, जानवी नाम है उसका, और क्या? मैंने पूछा क्या है वो लड़की, मजहब क्या है उसका? हिंदू है अब्बू। और आप ये ना भूलिए कि आपके अम्मी अब्बू को भी दिक्कत हुई थी, पर हमारे प्यार ने उन्हें जीत लिया। वो सलीम कितना अलग था जिससे हमने निकाह किया, जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो सलीम गलत था। शुक्र है हम बदल गए। आखिर हमसे कहां कमी पड़ गई? हमारी बात छोड़ो, तुम बस तनवीर को ये समझा देना कि वो किसी भी सूरत में एक हिंदू लड़की से निकाह नहीं कर सकता। आपके अब्बू ने भी आपसे यही कहा था और हमारी माँ ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन हम दोनों ने मिलकर बगावत की ना। लेकिन तनवीर बगावत नहीं करेगा और हमको भी नहीं करनी चाहिए थी। हमें तो करनी ही नहीं चाहिए थी। कॉलेज में अलग ही सोच थी तुम्हारे अब्बू की, खुली सोच, कोई रोक टोक नहीं थी हम पर। लेकिन निकाह के बाद धीरे धीरे वो और कट्टर बनते गए, पर हमने भी अपने प्यार की खातिर उनकी सारी शर्तें मान ली। अपना सर ढके रखा, रोजे रखे, नमाज पढ़ी, लेकिन फिर भी वो हमसे और दूर होते गए। कुछ ज्यादा ही अम्मी, इस हद तक कि क्या तनवीर? लेकिन अब्बू, जानवी के हिंदू होने से क्या फर्क पड़ता है? अम्मी भी तो हिंदू है। वो अब हिंदू नहीं है, वो अब निशा शेख है, मुसलमान। लेकिन आपने जब उनसे प्यार किया, उनसे निकाह किया, तब तो वो हिंदू थी ना? क्या थी वो मायने नहीं रखता, वो क्या है वो मत भूल। लेकिन क्या अम्मी भुला पाएंगी उनका पास्ट? अब्बू, आपके लिए उन्होंने अपना मजहब बदला है, लेकिन उनका अपना खुद का वजूद है, यादें हैं, रिश्ते हैं, रिवाज रिवायतें हैं। ये सब ऐसे ही एक झटके में बदल तो नहीं सकता ना अब्बू। और हम तो कहते हैं बदलना ही क्यों चाहिए? और बदलने से भी कुछ नहीं होता। तुम्हारी अम्मी का वजूद और उसकी बाकी सारी चीजें हमें बहुत भारी पड़ी हैं। तनवीर, ये सब कुछ हम तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे और इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। अगर वो लड़की इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो भी जाती है तो भी तुम्हारा निकाह उसके साथ नहीं होगा। नहीं अब्बू, जानवी हिंदू ही रहेगी और हमारा निकाह भी होगा। और ये गुनाह होगा जो हमने किया था। तुम्हारी अम्मी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, एक ऐसी गलती जिसकी वजह से हमारे अम्मी अब्बू की नाक पूरी बिरादरी में कट गई। वो आपको गलती कैसे कह सकते हैं अम्मी? आखिर बीवी है आप उनकी, अम्मी है हमारी। बस अब उनको जो कहना है कहें, लेकिन हमारी नजरों में ना ही आप गलती हैं, ना ही हम गलती हैं, और ना ही जानवी के साथ हमारा रिश्ता गलत है। किसी से प्यार करना, उससे निकाह करना, उसे खुश देखना गलत कैसे हो सकता है अम्मी? नंबर जा कहीं से भी मिला हो आरिफ, काम करना है या नहीं? हाँ, बाकी की सारी बातें मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। मेरा नाम अनुज है। अल्लाह हाफिज। पहुंचते ही एसएमएस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कपिल, अब्बू टैक्सी स्टैंड के लिए निकल गए हैं। हाँ, मुझे दिख रहे हैं, और अभी तक हमारा बंदा नुपुरगंज भी पहुंच गया होगा।
तनवीर वहां पर कोई टैक्सी नहीं थी यार, तेरे अबू फिर से घर की तरफ चलते हुए आ रहे। कपिल, कपिल तू कहीं जाके छुप जा, छुप जा कहीं छुप। अरे क्या हुआ, आप वापस आ गए? अरे टैक्सी नहीं मिली। अरे तुम कह रहे थे ना तुम हमें ड्रॉप कर दोगे, ड्रॉप कर दो चलो। अब्बू हम टैक्सी बुक कर देते हैं। हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम चल के हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, और तुम हमें जबरदस्ती टैक्सी पे भेजना चाह रहे हो, हैं? माजरा क्या है? क्या चल क्या रहा है यहाँ हमारी पीठ पीछे? अभी जब हम घर लौट के आ रहे थे तो हमने देखा वो तुम्हारा नालायक दोस्त भागता हुआ यहाँ पर आया। कहाँ है वो? बुलाओ उसको। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? निशा, निशा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये यहां पे क्यों है? क्या कर रहा है यहां पे? इसी ने तुम्हें जानवी की तरफ धकेला है ना, है ना? अब्बू बेस्ट फ्रेंड है ये हमारा, और हम जानवी से प्यार करते हैं, उसमें सपोर्ट करता है ये हमारा, जैसे अम्मी करती है। लेकिन जिस तरह आपने अम्मी को इतने साल अपने हाथों में कठपुतली बनाकर रखा, हम जानवी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। इससे पहले कि तुम हमारी नाक काटो, हम तेरी गर्दन ही अलग कर देंगे। एहसान फरामोश। हमारे तनवीर और उसके दोस्त कपिल ने सिर्फ लाश ठिकाने लगाई है, कत्ल हमने किया है। अम्मी झूठ बोल रही है सर, हमें बचा रही है। अब्बू का कत्ल हमने किया है। क्या कमाल की टीम है माँ और बेटे की। पहले हमें घुमाने में साझेदारी, और अब गुनाह कबूल करने में भी साझेदारी। और निशा जी, अगर आपको इतनी ही घुटन हो रही थी तो आप तनवीर को लेकर अलग हो जाती, जी लेती अपनी आज़ादी की ज़िंदगी। कम से कम बात यहाँ तक तो नहीं पहुँचती ना। आज़ादी सिर्फ उनकी थी सर, चैन की सांस सिर्फ वो ले रहे थे। तो उनकी सांसें रोककर तुम अब चैन की सांस लोगे, है ना? उनकी नाक काटकर तुम्हारी नाक ऊंची हो गई, और अब जब जेल में सड़ोगे तो जानवी का सर तो फक्र से ऊपर उठ जाएगा कि मेरे प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया तनवीर ने। आपको बेशक अपने बेटे का साथ देना चाहिए था, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाने के लिए। अब आपकी और आपके बेटे की एक और साझेदारी होगी अदालत के कटघरे में, और वहां पर वो तीसरा कपिल भी होगा, जिसके माँ बाप को शायद पता नहीं मालूम भी है कि नहीं कि दोस्ती निभाने के चक्कर में उसने अपने माँ बाप के अरमानों को गला घोट दिया है। तनवीर कम से कम मुझसे एक बार बात कर लेता, मैं समझाने की कोशिश करता सलीम को, वैसे ही जैसे अब्बू और अम्मी को समझाया था निशा को अपनाने के लिए। या अल्लाह, क्या कर दिया तनवीर ने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.